कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि कल से हम लोग एक न्यू लेसन स्टार्ट कर लिए हैं, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि मेल ऑर्गन के बारे में, मेल रिप्रोडक्शन भाग जो होते हैं उसका डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, सिंपली बनाया गया है, जिसमें आपका ये पार्ट्स जो होते हैं वो आपके मूत्राशय होते हैं। ठीक है, आपका इधर देखिएगा प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से आपकी शुक्राशय निकली हुई है जो एक कुंडली संरचना के रूप में होती है। ठीक है, कुंडली संरचना के रूप में होती है, काफी लंबी होती है और वो घूमते हुए शुक्रवाहिनी से होते हुए वो वृषण तक फैली रहती है। ठीक है, देखिए वृषण तक की संरचना है। आपके नीचे ये वाले भाग क्या है, वृषण के हैं, जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। उसके जस्ट साइड में आपका एपिडिडाइमिस है। वृषण का क्या कार्य होता है? वृषण के अंदर जो होते हैं वहाँ थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है, द्विपालित थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ जो स्पर्म बनते हैं वो यहाँ पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं हो पाते हैं। इनका मैच्योरेशन मतलब ये पूरी तरह से परिपक्व कहाँ होते हैं? एपिडिडाइमिस में। यहाँ तो बनना इनका पाया जाता है, बट यहाँ ना तो वो रहते हैं ना तो उनका संग्रह यहाँ होता है। वो एपिडिडाइमिस में परिपक्व भी होते हैं और वही उनका क्या होता है? संग्रह होता है। और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी स्रावण होता है। ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स होते क्या हैं? कल आपको बताया गया है टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं। जैसे ही एक इंसान मतलब मेल पर्सन मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है एक एज के बाद, जैसे कि उसका एज क्या होता है 13 to 16 18 में मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास में दाढ़ी, मूंछ इत्यादि अलग अलग क्रियाएँ होना शुरू हो जाती है। नए अंग मतलब कह लीजिए नए भाग विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? उनको एक्टिव बनाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा इधर शुक्राशय क्या होती है? शुक्रवाहिनी जो होती है ये उधर गुहा से होते हुए शुक्राशय वाले भाग में जाकर के क्या होती है? खुलती हैं। ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? जो शुक्राणु होते हैं उसको सक्रिय बनाए रखती है, उसको गति मतलब उसको गतिशील अवस्था में रखती है। ठीक है ना। और शुक्राशय जो होते हैं, शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राशय में जो होती है शुक्र द्रव्य का निर्माण होता है, जो शुक्राणुओं को क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। शुक्राणुओं को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, जिसके कारण वो वहाँ पूरी तरह से सक्रिय और जीवित कंडीशन में रहते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, जैसा कि टेस्टिस में आप जानते होंगे कि टेस्टिस जो होते हैं वो उदर गुहा पर हमने पढ़ा दिया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं? उदर गुहा से बाहर होते हैं, उदर गुहा में नहीं स्थित होते हैं। बट उनको बाहर होने की कंडीशन क्यों होती है? हमने कहा था ना कि जहाँ भी क्वेश्चन फंसे प्लीज़ आप मैसेज करके आप उसका आंसर ले लीजिएगा। बट आप पढ़ते ही नहीं हो, आप पढ़ें तब तो आप उसका आंसर पूछेंगे। सारे पार्ट्स जो हैं ये आपके पाए जा रहे हैं, आपने कभी मतलब इसका जवाब ही नहीं देना चाहा। मतलब कि जो वृषण होते हैं हमने उसमें बता दिया कि जो वृषण होते हैं वो आपके उदर गुहा से बाहर होते हैं। उसको बाहर आने की कंडीशन क्या होती है? आपने नहीं पूछा, ठीक है हम बता देते हैं। जैसा कि जो उदर गुहा होते हैं, वृषण होते हैं, उनको एक हल्का मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं। और जैसा कि आपके शरीर का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, आपके शरीर का टेम्परेचर हाई होने के बाद अगर वहाँ वो रहेंगे तो उसके साथ उनका भी तो टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो
उनके अंदर जो एक वृषण कोश, हमने बताया था ना कि जो कुछ भी होते हैं वृषण होते हैं वो कहाँ होते हैं, वृषण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो वृषण कोश को ही क्या करते हैं, जो वृषण कोश होते हैं वो ही क्या करते हैं, ताप नियामक का कार्य करते हैं। मतलब उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कार्य कौन करता है, वृषण कोश करता है। ठीक, वृषण कोश जो होते हैं वही उनके अंदर ताप नियामक का कार्य करते हैं। ताप के जो होते हैं टेम्परेचर उनको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे कि ये अगर वायु के सीधे संपर्क में रहने लगे तो वृषण कोशों का तापमान क्या होता है, मनुष्य के शरीर का तापमान से थोड़ा कम होता है। ठीक है, सामान्य ताप से कितना, वृषण कोश का जो तापमान होता है वो मनुष्य के तापमान से क्या होते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो भी उसमें बनने वाले शुक्राणु होते हैं, वृषणों के अंदर जो शुक्राणु होते हैं ये उनके क्रिया के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो वृषण कोश है वो उदर गुहा से बाहर ही होता है। वृषण जो होते हैं उदर गुहा से बाहर होते हैं, बट वो वृषण कोश में स्थित होते हैं। तो वृषण कोश का कार्य क्या होता है, टेम्परेचर को बनाए रखना। जैसा कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर हाई होता है और उनके टेम्परेचर से जो होते हैं वृषण के टेम्परेचर कुछ कम होने चाहिए, तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ये जो वृषण कोश होते हैं वो शुक्र जनन कोशिकाओं, शुक्र जनन को जो वहाँ शुक्राणु पनपते हैं उनको क्या कर देंगे, सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, कल ये चीज़ें हमने बताया छोड़ दिया था, तो आगे में इसको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि एपिडिडाइमिस होता क्या है। अभी हमने बताया कि जो एपिडिडाइमिस होते हैं वो क्या होते हैं, लंबी संरचना में होते हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर होती है। लंबी संरचना वाले होते हैं, पतले होते हैं और कुंडलित होते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस की स्ट्रक्चर्स जो होती है वो एक नली के समान ही होती है, इसीलिए वो बोल रहा है कि उसकी जो संरचना होती है वो 6 मीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है तथा वृषण कोश के अग्र, मतलब जो भी संरचना होती है वो कुंडलित होती है और पूरी तरह से लिपटी हुई रहती है। ठीक है ना, करेक्ट। ये जो होते हैं ये वृषण के अग्र, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके चारों तरफ से, अग्र भाग से, पश्च भाग से तथा मध्य भाग, चारों तरफ से वो क्या कहते हैं, उनसे चिपकी रहती है, कह लीजिए उनसे लिपटी हुई रहती है। कहना इस वजह से इनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, जब 3 भाग में देखिएगा, अग्र भाग हो गया, पश्च भाग हो गया, ठीक है, और भीतरी भाग उसका मध्य भाग जो हो गया। 3 भाग हो गए तो आपको नाम से क्लियर हो गया। जब एक अग्र हो गया, अग्र भाग जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपट एपिडिडाइमिस, और आपका जो पश्च भाग होता है वो क्या होता है, गाढ़ा एपिडिडाइमिस, और आपका जो भीतरी भाग जो पश्च भाग होते हैं वो कार्पस एपिडिडाइमिस और भीतरी भाग आपका गाढ़ा एपिडिडाइमिस होता है। अभी हमने यहाँ देख लीजिए लिख दिया है कि जो शुक्राणु होते हैं, बनना तो यहाँ हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन तो वृषण में होता है, बट यहाँ स्पर्म क्या होते हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, तो इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, ये कंप्लीट रूप से परिपक्व कहाँ होते हैं, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में क्या होते हैं, ये शुक्राणु परिपक्व होते हैं तथा इनका संग्रह भी एपिडिडाइमिस में ही होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे हम देखते हैं वाल डिफेंस क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। आपका यहाँ है, अभी बताया मैंने कि शुक्रवाहिनी जो होते हैं वो होते हुए उदरवा से होते हुए एक थैलेसोमस संरचना में जाते हुए शुक्राशय में खुलती है। जैसा कि आपका यहाँ दे दिया गया है कि जो एपिडिडाइमिस होती हैं उनके पुच्छ वाले भाग से, मतलब पिछले पोर्शन से, अग्र भाग से तो निकली हुई जो पोर्शन है वो तो आपको दिख गया कि जो 6 मीटर लंबी जो भी संरचना होती है। ठीक है, वैसे भी वो क्या होते हैं, 3 भागों से लिपटे हुए रहते हैं। लेकिन एपिडिडाइमिस क्या होती हैं, उनके पिछले वाले पोर्शन से भी 40 सेंटीमीटर लंबी, कितना, 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका निकलती है। ठीक है, उनसे कुंडलित क्या होती है, नलिका निकलती है। वो नलिका क्या करती है, उसको हम शुक्रवाहक कहते हैं। ये शुक्रवाहक किसे कहा जाता है, शुक्राणु। वाहक तो होता ही है ना कि जो किसी को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करे, वही तो शुक्रवाहक होता है। वाहक, जैसे अभी आपको कहा जाता है कि वो फला रोग का मरीज हो चुका है, तो वो एक किसी वाहक के द्वारा कोई विशाल इस तरह के होंगे जो उसको एक स्थान से
कार्ड, कह रहे हैं कि वृषण के अंदर जो भी प्रत्येक कार्ड होते हैं वो एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकल कर, मतलब जो होते हैं उनके अंदर एपिडिडाइमिस से भी वो जुड़े होते हैं, तो उनसे शुक्रवाहिनी निकल करके उदर गुहा में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। देख लीजिएगा यहाँ से होते हुए ये आई है, तो आपको प्रोस्टेग्लैंड के अंदर मिली है और ये यहाँ से क्या होंगी, उदर गुहा में प्रवेश कर जाती है तथा शुक्राशय की वाहिनी के साथ, किसके, यहाँ भी हमने कहा ना जुड़ेंगी आ रही है, तो यहीं से तो होते हुए जा रही है, शुक्राशय की वाहिनी के साथ जुड़कर, इनके साथ जुड़ गई तो यहाँ क्या एक संरचना ये बना लेती है, अस्खलन नलिका बना लेती है। अस्खलन नलिका का क्या करती है, निर्माण कर लेती है। ठीक है, यहाँ अस्खलन नलिका का क्या कर रही है, निर्माण कर ले रही है। शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति, कह रहे हैं कि जो शुक्रवाहिनी होती है उनकी जो लेयर होती है, पेशी लेयर जो होती है, उनके अंदर तरंग गति होता है, एक तरह की गति पाई जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, शुक्राणु धीरे धीरे जब वो तरंग गति करता है उन्हीं के साथ साथ वो शुक्राणु भी क्या करता है, गति करता है और धीरे धीरे आगे की ओर मूव करता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि देखिए वृषण से होते हुए ये यहाँ से इस क्रिया में ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इनसे होते हुए ये यहाँ आते हैं और यहाँ से ये इस क्रम में ये इधर की तरफ मूव कर जाते हैं। देखिएगा ये स्ट्रक्चर्स इसमें होती है। ठीक है ना, ये क्रियाएं इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, समझ में आया कि शुक्रवाहिनी क्या होती है, एपिडिडाइमिस, कह रहा है कि शुक्रवाहिनी जो होती हैं उनमें भी एपिडिडाइमिस का कुछ इस तरह का भाग होता है जो 40 सेंटीमीटर लंबी संरचना के द्वारा कुंडलित होकर के वहाँ से एक नलिका निकलती है। वो नलिका को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। उसको शुक्रवाहक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो शुक्राणुओं को ढोने का काम करेगा, ले जाने का काम करेगा। प्रत्येक वृषण कार्ड एपिडिडाइमिस से, कह रहे हैं कि जो भी वृषण का कार्ड होगा, यहाँ वृषण के जो कार्ड होंगे वो एपिडिडाइमिस से शुक्रवाहिनी निकल कर, वहाँ से जो होती है एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलेगी और वो उदर गुहा में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। जब वो प्रवेश करने के लिए आगे की ओर बढ़ेगी तथा वहाँ से क्या होंगे, शुक्राशय, वहाँ से शुक्राशय की वाहिनी के साथ जुड़कर, शुक्राशय के अंदर जो स्थित वाहिनी होती है, जो द्रव्य होते हैं उनके साथ वो जुड़कर एक अस्खलन नलिका का निर्माण करती है। कहीं जो शुक्रवाहिनी होती हैं उनमें पेशीय गति में, उनके अंदर जो होती हैं पेशीय गति होती है, उनमें क्या होते हैं, तरंग गति के कारण उनमें कुछ प्रकार के तरंग होते हैं जिनकी गति के कारण जब वो तरंग गति करते हैं तो उसके साथ शुक्राणु भी क्या करता है, शुक्रवाहिनी में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये क्रियाएं होती हैं आपकी वास्ट डिफेंस में। ठीक है, वास्ट डिफेंस में इस तरह की क्रियाएं होती हैं। अब आपका बचा शुक्रवाहिनी हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया। अब क्या बचा हमारा, शुक्राशय बचा और प्रोस्टेट ग्लैंड बचा है। ठीक है, शुक्राशय क्या होता है इसको हम जान लेते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये क्या है, ये क्या है हमारे, अभी तक तो हम सहायक अंग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, और ये ग्लैंड का नाम दे रहा है, तो ये इनको हम सहायक दूसरे भाग में पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सहायक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, जनन में जो सहायक ग्रंथि होती है वो होती क्या है, तो उस टाइम हम लोग उनको, ठीक है। तो अभी हम शुक्राशय में क्या देखेंगे, शुक्राशय की इंग्लिश क्या होती है, सेंट्रल वेसिकल्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या कि जो शुक्राशय होती हैं, अभी शुक्राशय तो यही है ना आपका, अभी देख लीजिएगा यहाँ ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही होगी। तो शुक्राशय जो है द्विपालिक, द्विपालिक कैसे जाती है, जब शुक्रवाहिनी के बीच द्विपालिक, तो शुक्राशय जो होती है वो द्विपालिक थैलेनुमा, ठीक है, द्विपालिक थैलेनुमा स्ट्रक्चर्स होती है, संरचना होती है। ठीक है, इनकी भित्ति जो इनके अंदर लेयर होती हैं वो ग्रंथि होती हैं, मतलब ग्रंथियों से बनी हुई होती हैं, सभी में ग्रंथ पाई जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो ग्रंथियाँ होती हैं वहीं से मिसलेनियस सब्सटेंस क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इनकी भित्ति में जो होती हैं वो ग्रंथि होती हैं उनकी लेयर, और जो चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं वो ग्रंथियाँ जो उनके भित्ति में स्थित होती हैं
वहाँ से क्या होता है, कुछ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, कुछ चिपचिपा द्रव वहाँ से स्रावित होता है। करेक्ट। जो द्रव स्रावित होता है यह वीर्य, मतलब वह द्रव जो होते हैं वीर्य के कंडीशन में या फिर शुक्रिय द्रव का मुख्य भाग बनाता है। शुक्रिय द्रव मतलब शुक्राणुओं को जो द्रव मतलब उनके चारों तरफ न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए उनके लिए क्या करता है, मुख्य भाग बनाता है, मुख्य अंग उनको देता है। ठीक है। अब हम देखेंगे एजिकुलेटरी डक्ट क्या होती है, अस्खलन वाहिनी क्या होती है, जिसको हम मूत्र जनन मार्ग भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो अस्खलन वाहिनी होती क्या है, कह रहे थे कि अस्खलन वाहिनी जो होती है वो शुक्राशय से निकल करके दो छोटी पतली भित्तियों वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए खुलती है। कह रहे हैं, देखिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए खुल रही है। ठीक है। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि यहीं से आपका प्रोस्टेट ग्रंथि तो आपका ये है ना, यहीं से होते हुए वो क्या कर रही है, निकल रही है। तो कह रहे हैं कि शुक्राशय से निकलकर, पहले शुक्राशय से तो निकली, वहां से होते हुए ये पुनः पतली लेयर के द्वारा वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ठीक है। कहाँ खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अस्खलन वाहिनियां कहते हैं, जिसको हम एजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है। जो ये मूत्र मार्ग होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, जिसमें शुक्राणु शुक्राशय स्राव तथा प्रोस्टेट एवं काउबर्स ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। कहाँ से, जो मूत्रमार्ग का 20 सेंटीमीटर लंबा संरचना होता है उन्हीं के माध्यम से जो होते हैं ये सभी चीजें वहां से क्या होती हैं, बाहर की ओर सीक्रेट होती है, बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है। समझ में आया। आगे हम देख लेते हैं कि शिश्न क्या होता है, इसको हम पेनिस बोलते हैं। शिश्न क्या होता है, ये मनुष्य का मैथुनान अंग होता है। मैथुन अंग, जिसको मैथुनान लिखा गया है, उसको हम अलग अलग करके बोले तो वो मैथुन अंग होता है। यह किस तरह की संरचना होती है, यह बेलनाकार इरेक्टाइल, जिसको हम हिंदी में हर्षण बोलते हैं, वाली संरचना होती है। इस पर करें कि उस शिश्न पर, उस संरचना पर एक पतला आवरण पाया जाता है, त्वचा की एक पतली लेयर पाई जाती है। ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया। अभी आपका जो इसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो ये आपके सहायक जनन ग्रंथि होते हैं, इस वजह से हम इसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इन सभी को तो ये आपके क्या थे, ये आपके सहायक जनन अंग थे, ऑर्गन। अब हम जानेंगे कि सहायक जनन ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो जिसमें आपको दो होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेकंड क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड, यहाँ हमने लिख रखा है। ठीक है। तो हम इन दोनों को एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। आपको लगभग समझ में आ रहा होगा ना। देख लीजिएगा, स्टार्टिंग से हमने जितना भी पढ़ा है, इसमें टेस्टिस में क्या होते हैं, शुक्राणु का बनना पाया जाता है। और शुक्राणु ये बताइएगा, शुक्राणु बनते कहाँ हैं, क्या वृषण में ही बनते हैं? नहीं, वृषण में दो तरह की संरचना होती है। एक क्या होती है, शुक्र जननीय कोशिकाएं होती हैं, और दूसरा क्या होती हैं, पोषी कोशिकाएं होती है। कल मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट आपकी क्या थी, शुक्र जननीय कोशिकाएं, जो मदर सेल के बाद, मदर कोशिकाओं के बाद क्या होती थी, शुक्राणुओं का वहाँ निर्माण होता था। वो होता तो टेस्टिस में ही है, बट किस पार्ट्स में होता है उसका नाम हम जानेंगे। और वहाँ जो पोषी कोशिकाएं थी वो क्या कर रही थी, उस शुक्र जनन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन प्रदान कर रही थी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। एपिडिडाइमिस क्या होते हैं, और यहाँ देखिएगा टेस्टिस में क्या होते हैं, एक जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो मैच्योरिटी मतलब जो नर जनन में जो उनके अंदर कंप्लीटली कर लीजिए कि जैसे वो युवा अवस्था में जाते हैं तो उनके यौवनावस्था का आरंभ जो होता है वो किसके कारण होता है, किस हार्मोन्स के कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है। आपका जो शुक्राणु बनते हैं उनके अंदर उनका जो मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होने की जो कंडीशन होती है वो आपका टेस्टिस में नहीं होता है। तो टेस्टिस में नहीं होता
उनका वही संग्रह होता है, वो वही इकट्ठा होते हैं। शुक्रवाहिनी क्या होती है? शुक्रवाहिनी जो होती है वो एपिडिडाइमिस से एक लंबी नलिका होती है जो वहाँ से धीरे धीरे निकलती हुई 6 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, निकलती हुई वो शुक्राशय से होते हुए जाकर के उधर गुहा में क्या करती हैं? खुलती हैं। ठीक है, शुक्राशय क्या होता है? अभी हमने बताया कि शुक्राशय 2 थैले वाली संरचना होती है जहाँ क्या होते हैं? द्रव का निर्माण होता है, वहाँ पर द्रव का बनना पाया जाता है। और वो द्रव जो होते हैं वो कब काम आते हैं? वीर्य के समय या फिर कब आते हैं? जब शुक्र जो होते हैं वो द्रव्य की क्रिया में, याद रखिएगा, शुक्रिय द्रव्य का जो होता है वो मुख्य भाग बनाता है, मतलब शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान करना जब होता है उस टाइम ये द्रव जो होते हैं वो वहाँ काम करते हैं। ठीक है ना, वहाँ उनकी हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे, और एक और हमने आपको बता दिया कि जो मूत्र जनन मार्ग हमने दिया था उसको हम एस्कुलन वाहिनी कहते हैं, एजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो उसको हमने बता दिया कि ये शुक्राशय से निकली हुई 2 पतली भित्ति वाली जो होती है वाहिनियाँ होती हैं जो प्रोस्टेट ग्रंथ से, देखिएगा निकली तो है बट ये प्रोस्टेट ग्रंथ से होते हुए जाकर के कहाँ खुल रही हैं? मूत्र मार्ग में खुलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग वाले भाग में यहाँ खुल रही है। ठीक, यहाँ खुल रही है, जो इसे हम क्या कहेंगे? अस्खलन वाहिनियाँ कहेंगे। ये मूत्र मार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर जो मूत्र मार्ग होते हैं, जो पेशाब वाली नली होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इनसे जो होती हैं मूत्र, शुक्राणु, शुक्राशय स्राव, प्रोस्टेट तथा काउपर्स से जितने भी स्राव होते हैं, जितने भी द्रव्य मटेरियल या मिश्रित सब्सटेंस का स्राव होता है, ये उनको क्या करते हैं? बाहर की ओर निकालते हैं, बाहर की ओर छोड़ने का काम करते हैं। आपका अस्खलन वाहिनियों के द्वारा होता है। ठीक, पेनिस, शिश्न किसको कहते हैं? शिश्न जो होता है ये मनुष्य का नर मैथुनांग होता है, मैथुन अंग होता है या बेलनाकार होता है और इरेक्टाइल होता है। इस पर त्वचा का एक पतला आवरण पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सहायक जनन ग्लैंड होती है, ठीक है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होती हैं उनमें पाए जाने वाले 2 ग्लैंड जो है इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो 1 मिनट हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड जो होते हैं उनमें क्या होती हैं कि उनकी जो ग्रंथि होती है वो अनेक पालियों में क्या होती हैं? उनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं वो अनेक पालियों में बटी होती हैं। ठीक है, और जो अनेक पालियाँ उनकी बनती हैं वो अनेक पालियाँ अपनी उन्हीं पालियों के द्वारा ही वो क्या करती है? वाहिनियों द्वारा यूरिथ्रा में खुलती हैं। यानी कि अपनी वाहिनियों के ही द्वारा वो क्या कहाँ खुलती हैं? जाकर के यूरिथ्रा। कि यूरिथ्रा क्या है? यूरिथ्रा भी एक भाग है, ठीक है ना, यूरिथ्रा में वो खुलती है। इनका स्राव कर रहा है कि किसका? यूरिथ्रा में खुलती है, और इनका स्राव जो होते हैं वो वीर्य का, यूरिथ्रा में से जो स्राव होता है वो वीर्य का 25 से 30% भाग क्या करता है? बनाता है। यूरिथ्रा का जो स्राव होता है वहाँ से जो सिक्रीट होते हैं मिश्रित सब्सटेंस, वो वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। ये हल्का अम्लीय सफेद रंग का द्रव होता है। कह रहा है कि ये जो होते हैं स्राव वो हल्का सफेद रंग का द्रव होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाता है। अभी मैंने बोला ना कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है एपिडिडाइमिस, सब जगह से क्या होता है? म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस स्रावित होता है, सीक्रेट होता है। और हर किसी का कार्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ शुक्राणु बन रहे हैं उसको ही न्यूट्रिशन प्रदान करना, उसको ही सक्रिय बनाए रखना। कहीं ऐसा ना हो टाइम से पहले ही निष्क्रिय हो जाए। उनको सक्रिय बनाने का काम जो करता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं वो बहुत सारी पालियों में, कह लीजिए अनेकों पालियों में क्या होते हैं? बटे होते हैं। और उनके जितने भी अनेकों पालियाँ होती हैं वो अपनी अपनी वाहिनियों के द्वारा ही कहाँ खुलती हैं? यूरिथ्रा में खुलती हैं। इसके द्वारा ही जो द्रव स्रावित होता है वो वीर्य का कितना भाग बना रहा है? 25 से 30% भाग। 25 से 30% भाग जो क्या करता है वो
और उसका कलर कैसा होता है, वो हल्का सा अम्लीय होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, जो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, जो शुक्राणुओं को उसको एक्टिव रखते हैं, जो शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखते हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे हम देख लेते हैं कि काउपर्स जो ग्लैंड होती हैं उनके कार्य क्या होते हैं, वो क्या करती हैं। कि जो काउपर्स ग्लैंड होते हैं वो एक जोड़ी काउपर्स ग्लैंड होते हैं, पाए कहाँ जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट पीछे, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट पीछे पाए जाते हैं, जो अपना स्राव कहाँ करते हैं, यूरिथ्रा में, जिनका स्राव यूरिथ्रा में स्रावित करते हैं वो। यह मैथुन के समय क्या होते हैं, मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना बनाते हैं। कह रहे हैं कि ये मैथुन के समय क्या होते हैं, सीधे कर लीजिए सेकंड टाइम में क्या होते हैं, ये मूत्र मार्ग को क्या करते हैं, क्षारीय तथा चिकना बनाता है। ये यूरिथ्रा में कह रहे हैं कि ये जो होते हैं ये यूरिथ्रा में मूत्रस्राव की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं, ये क्षारीय बना देते हैं उनको ना, इस वजह से उनके अंदर जो अम्लीयता होती है उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जैसे कुछ एज जाती है, कुछ एज के पश्चात, ठीक है, 40 से 45 वर्ष की उम्र में जैसे ही मेल पर्सन जाते हैं उनके अंदर जो होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो फूलकर मोटी होने लगती है, मतलब उनके अंदर स्वेलिंग आ जाता है, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो फूलने के कारण क्या होती है, मूत्र मार्ग में क्या करती है, प्रेशर दबाव डालने लगती हैं। कब, जब उनके अंदर मतलब 40 से 45 वर्ष की उम्र में जब जाते हैं उनके अंदर इससे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं वो जब फूल जाती हैं तो वो मूत्र मार्ग पर क्या करती है, प्रेशर डालती है, दबाव डालने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, मूत्र मार्ग में बाधा उत्पन्न होने लगती है, मतलब पेशाब की नली में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वहाँ से मतलब जो भी कर लीजिए मूत्र मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। अब हम आगे देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि वीर्य 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 नाम सुनते हैं कि वीर्य के समय वो क्या करते हैं, द्रव के रूप में रहते हैं, वीर्य के समय काम आते हैं। वो वीर्य होता क्या है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि हर जगह से जो भी म्यूसिलेनियस सब्सटेंस स्रावित होता था, सीक्रेट होता था, सब मिलकर के किसका निर्माण करते थे, वीर्य का निर्माण, वीर्य को मतलब बनाए रखने का काम करते थे। ठीक है ना। देखिएगा वीर्य जो होते हैं वो एपिडिडाइमिस से शुक्र नलिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड तथा काउपर्स ग्लैंड का मिश्रित स्राव, सबका मिला हुआ स्राव वीर्य कहलाता है। सब चीजें जहाँ सब जगहों से जो भी म्यूसिलेनियस सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं उन सभी के स्राव को ही हम क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। करें कि जो वीर्य होते हैं वो बने किसके होते हैं, प्रोटीन और फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम। प्रोटीन भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है और कैल्शियम भी होता है, उसके साथ एंजाइम भी होते हैं। ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि जो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछ दे क्वेश्चन कभी कि शुक्राणु किस कंडीशन में कितने टाइम के बाद नष्ट हो जाते हैं, तो जनरली शुक्राणु जो होते हैं वो 24 से 48 घंटे तक क्या होते हैं, एक्टिव कंडीशन में रहते हैं, मतलब वो सक्रिय कंडीशन में, सक्रिय अवस्था में रहते हैं। वो 24 से 48 घंटे तक अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, कितने टाइम तक, 24 से 48 घंटे के बीच में वो अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता रखते हैं। उसके पश्चात वो क्या करते हैं, अधिक टाइम होने पे वो डेड हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ वीर्य क्या होते हैं, मतलब उसके उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है ना। देखते हैं जो वीर्य होता है वो स्त्री के योनि में पहुंचने के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्त्रियों के योनि में पहुंचने के लिए एक तरल, एक कह लीजिए कि एकदम तरल माध्यम का कार्य करता है। सेकेंड आपका है, यह शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान कर उनको सक्रिय बनाए रखता है। ठीक है, क्या ये शुक्राणुओं को न्यूट्रिशन प्रदान करके, मतलब पोषक प्रदान करके उनको ये सक्रिय बनाए रखता है।
तो आज का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना स्लो पढ़ाया है तो फिर समझ में तो आना ही है। बट कल का जो रहेगा वो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, मादा जनन अंग होते क्या हैं, कल हम लोग उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये जितना भी पढ़ा दिया गया है प्लीज़ आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। कॉपी पे नोट मतलब जो भी नोट्स आप बना रहे होंगे उसमें इसको पूरी तरह से